हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंश्योरेंस की क्या नीड है, क्या एडवांटेजेस हैं या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला फायदा इंश्योरेंस करवाने का यही होता है कि इंश्योरेंस की वजह से हमको प्रोटेक्शन मिलती है, सुरक्षा मिलती है। क्योंकि मान लो मैंने एक गोडाउन का फायर इंश्योरेंस करवाया, अब गोडाउन में आग लग गई तो क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपनसेट कर देगी। इसी तरह से हम लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर एक टाइम पीरियड से पहले ही हमारी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी फैमिली को पैसा रिटर्न कर देती है, जिसमें बोनस भी इंक्लूड रहता है। तो कहने का क्या मतलब है कि इंश्योरेंस की वजह से हमें सुरक्षा मिलती है। थेफ्ट इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, तो इन सारे इंश्योरेंस के करवाने का जो टारगेट होता है, हमें क्या चाहिए होती है? प्रोटेक्शन चाहिए है। तो इंश्योरेंस का जो पहला बेनिफिट है, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। दूसरा एडवांटेज क्या है? इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट। इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट कहां पे इंक्लूड रहता है? सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के केस में। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर इवेंट हैपन होगा या नहीं होगा, आपको पैसा वापस दे दिया जाता है बोनस इंक्लूड करके। पर फायर इंश्योरेंस के केस में, थेफ्ट इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस, इन केसेस के अंदर हमको पैसा वापस नहीं मिलता है। फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस के केस के अंदर हमको पैसा कब वापस मिलता है? जब इवेंट हैपन होता है। जबकि लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर हमने पॉलिसी ली मान लो 40 साल की, 40 साल तक हमें कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी हमें तब भी पैसा वापस दे देगी। अगर 40 साल से पहले डेथ हो गई तो हमारी फैमिली को पैसा मिल जाता है। तो यही बात है कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट इंक्लूड रहता है, जबकि फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट और मरीन इंश्योरेंस के अंदर अगर आग नहीं लगी, चोरी नहीं हुई और या समुद्री यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई तो हमको इंश्योरेंस का पैसा वापस नहीं मिलता। लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर इन्वेस्टमेंट का एलिमेंट इंक्लूड रहता है। तीसरा एडवांटेज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। मान लो मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ तो सारा रिस्क किसका है? मेरा है। अब मैं इंश्योरेंस कंपनी से रिस्क डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूं, अपना रिस्क उसको ट्रांसफर कर देता हूं। मैं ये पॉइंट भी क्रिएट कर सकता हूं। मैंने क्या किया? इंश्योरेंस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस करवा लिया, अब मेरा रिस्क उसके पास चला गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क का टॉपिक रियलिटी में है क्या, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। मैंने मान लो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाया, अब इंश्योरेंस कंपनी के पास पता नहीं कितने सारे लोगों से पैसा आता होगा। इंश्योरेंस कंपनी के पास पता नहीं कितने सारे लोगों से पैसा आता होगा। अब मान लीजिए इन सभी लोगों में से किसी एक पर्सन को नुकसान हो जाता है तो इसको जो पैसा कंपनसेट किया जाएगा, कहां से किया जाएगा? इन सबके पैसे में से ही किया जाएगा। तो रिस्क देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इन सब के पैसे में से इसका रिस्क इंश्योरेंस कंपनी ने कवर कर दिया है। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो रिस्क होता है वो बहुत सारे लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो एक एलिमेंट इसी के बिहाफ पर मैं आपको और भी बता देता हूं। रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है। मान लीजिए मुझे गोडाउन में आग लगने का खतरा है, मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल किसकी है? मेरी है। पर जैसे ही मैंने इंश्योरेंस करवाया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रिस्क की किसकी हो गई? इंश्योरेंस कंपनी की हो गई। तो रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी का टॉपिक अलग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क का टॉपिक अलग है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या हुआ? मेरे को जो नुकसान हुआ वो सारा रिकवर कहां से हुआ? बाकी लोगों के पैसे में से थोड़ा थोड़ा करके मुझे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहां पर रिस्क के डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक था और मैंने आपको एक टॉपिक और भी बता दिया है, रिस्क को ट्रांसफर करने का टॉपिक। रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाती है, वो टॉपिक। एडवांटेज नंबर 4, लोन फैसिलिटी। जब जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमारी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि मान लो मैंने किसी से पैसा लिया हुआ है, मान लो मैंने किसी से पैसा लिया हुआ है तो उस पर्सन को अब
ये बेनिफिट रहेगा कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो पर्सन क्या करेगा, मेरे लोन की अमाउंट में से मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी से जो पैसा मुझे मिलने वाला है वहां से पैसा अपना रिकवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए ने बी को लोन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। अब बी ने इंश्योरेंस पॉलिसी मान लो नहीं ले रखी। अब मान लो बी की डेथ हो गई तो ए को पैसा कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। पर अगर ए ने लोन दिया है बी को और बी ने इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, तो अगर बी की डेथ हो गई तो ए क्या करेगा? उस इंश्योरेंस पॉलिसी में से अपने लोन का पैसा रिकवर करने की हिम्मत रखता है। दूसरा बेनिफिट ये भी होता है, इंश्योरेंस के पेपर आप कहीं पर गिरवी रख के लोन भी ले सकते हो और आप अपनी प्रॉपर्टी को भी गिरवी रख सकते हो। मान लो मैंने अपने गोडाउन के माल का इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उस माल को मैं कहीं पर बंधक भी बना के रख सकता हूं, उसके ऊपर लोन भी ले सकता हूं, तो क्योंकि मुझे वहां पर सेफ्टी मिल जाती है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे ही आप लेते हो तो आपकी गुडविल बढ़ जाती है और आपको लोन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। लोग आपको लोन देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि उनको क्या रहेगा कि अब मैं इस पर्सन को लोन दे सकता हूं क्योंकि इसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। अगर ये व्यक्ति मर भी गया तो मैं लोन का पैसा वहां से रिकवर कर लूंगा। पांचवा जो बेनिफिट है वो है इनकरेजमेंट टू सेविंग। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से क्या होता है, हमको हर 6 महीने में, 3 महीने में या हर साल क्या करना होता है? इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट पे करना होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेविंग करने की हैबिट आ जाती है। अगर हमको इंश्योरेंस पॉलिसी पे ही ना करनी हो तो फिर कहां सेविंग करते हैं हम? सेविंग करने की हैबिट नहीं आती है। अब मान लो मैंने एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली 20 साल की, मैंने 20 साल की पॉलिसी ले ली, मुझे क्या करना होगा? हर बार इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। इंस्टॉलमेंट अगर मैं पे नहीं करूंगा तो मेरी पॉलिसी क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी, मेरी पॉलिसी बंद हो जाएगी और बीमा कंपनी मुझे कुछ भी नहीं देने वाली है। तो इस डर की वजह से ही मैं क्या करूंगा? हर बार पैसा सेफ रखूंगा, सेव करूंगा और इंस्टॉलमेंट पे करता रहूंगा। तो मेरी कहीं ना कहीं पैसे को सेव करने की आदत डल जाएगी। तो इंश्योरेंस की वजह से लोगों के अंदर मोटिवेशन जागता है कि वो पैसा सेफ रखें। छठा जो हमारा बेनिफिट है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस कंपनीज जितना भी पैसा इकट्ठा करती हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनीज को लोन दे देती हैं। वो कंपनीज क्या करती हैं? देश के विकास में हेल्प कर रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं वो सारा पैसा कहां जाता है? देश के आर्थिक विकास पर जाता है। तो डेफिनेटली ये एडवांटेजेस किसको मिला? देश को मिला, अल्टीमेटली हमको मिला। फिर अगला जो पॉइंट है वो है मोर एम्प्लॉयमेंट। अब सोचकर देखिए, जब जब इंश्योरेंस कंपनीज खुलती हैं तो इंश्योरेंस के कितने सारे एजेंट होते हैं, कितने सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनको नौकरियां मिलती होंगी, जिनको काम मिलता होगा। तो इंश्योरेंस के काम की वजह से डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है, नौकरियां मिलती हैं। अगला जो एडवांटेज है वो है रिबेट इन इनकम टैक्स। जब जब हम इनकम टैक्स भरते हैं तो उसके अंदर हम इंश्योरेंस पॉलिसी के नेम पर रिबेट भी ले सकते हैं, क्योंकि जब जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो इनकम टैक्स के अंदर डिडक्टेबल होती हैं, उसकी हम छूट हासिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक कि इंश्योरेंस की क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, या ये कह लीजिए क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, सेकंड इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क, रिस्क बाकी सब लोगों में डिवाइड हो जाता है, लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, हमें सेविंग करने की हैबिट डल जाती है, देश का विकास हो जाता है, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलती हैं इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से, और हमको इनकम टैक्स में इंश्योरेंस की बिहाफ पर छूट भी मिल जाती है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का टॉपिक। देखिए हमारा बॉडी है, ये बॉडी कभी न कभी बीमारी से पीड़ित होता ही रहता है। बीमारी हमें कोई ना कोई लगती ही रहती है और हमें डेफिनेटली मेडिसिन भी लेनी होती है, डॉक्टर से कंसल्ट भी करना पड़ता है, ट्रीटमेंट भी कराना होता है। इस वजह से हमें काफी सारे एक्सपेंसेस पे करने होते हैं और कभी कभी तो ये एक्सपेंस ज्यादा भी हो जाते हैं और हम नहीं चाहते कि ये एक्सपेंस हमारी जेब पर बहुत बड़ा बोझ बन जाए। तो बोझ ना बन जाए इसके लिए हमको क्या करा लेना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। अब
जब भी हम बीमार होंगे तो हमारी ट्रीटमेंट पर जितना भी खर्चा आएगा, जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, उन एक्सपेंसेस को काफी हद तक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कंपनसेट कर दिया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस आप किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करा सकते हैं। जब जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें एक एनुअल प्रीमियम भी पे करना होता है। वो प्रीमियम कितना होगा, ये आपके टोटल इंश्योरेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमने टोटल कितने रुपए की इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है। तो आजकल आपने सुना होगा कि मेडिक्लेम पॉलिसी बहुत पॉपुलर पॉलिसी है। हम रियलिटी में मैक्सिमम कितने अमाउंट की पॉलिसी ले सकते हैं? 5 लाख रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं। अब पॉलिसी लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने पॉलिसी ले ली और पॉलिसी की वजह से अब हम बीमार हो गए, बीमार होने के बाद हमारा खर्चा 10 लाख रुपए का हो गया, आपको 10 के 10 लाख रुपए का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। नो, एक सर्टेन लिमिट तक, एक स्पेसिफिक लिमिट होती है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करने के लिए बोलती है, उतना अमाउंट आपको पे कर दिया जाता है। स्पेसिफिक बीमारी के लिए भी आप इंश्योरेंस करा सकते हो कि अगर ये बीमारी मुझे हो गई तो बीमा कंपनी मुझे पैसा दे दे। तो डेफिनेटली मेडिक्लेम पॉलिसी आजकल बहुत फेमस पॉलिसी है, तो आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकते हैं। तो मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर कौन कौन से अमाउंट ऐसे होते हैं जो आपको वापस मिल जाते हैं? फॉर एग्जांपल, आपने डॉक्टर के पास कंसल्टेशन की फीस पे की, जैसे हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो काउंटर के ऊपर हमें एक पर्ची कटानी होती है जिसके हमको पैसे देने होते हैं, 200 रुपए, 500 रुपए, तो आप उसके लिए भी क्लेम कर सकते हो, वो पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। दवाइयों के खर्चे आपको मिल सकते हैं, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस आपको वापस मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली जो भी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो किसी भी इंसान को स्वस्थ तो नहीं रख सकती, पर बीमार होने की वजह से जितना भी खर्चा होता है उस खर्चे को काफी हद तक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से कम किया जा सकता है। तो डेफिनेटली हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज होती हैं हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट में होती हैं। जब जब हम बीमार होते हैं तो हमारा खर्चा काफी हद तक इन कंपनीज के द्वारा कम कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये फिडेलिटी इंश्योरेंस क्या है। इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक विश्वास के नाम पर करवाया जाने वाला एक इंश्योरेंस है। विश्वास, मेरी एक कंपनी है, मान लो मेरी कंपनी में 50 लोग काम करते हैं। अब मुझे डर रहता है कि ये लोग, मेरे इंप्लॉइज, कहीं मेरे को धोखा ना दे दें, मेरा विश्वास ना तोड़ दें। मेरी कंपनी में 50 इंप्लॉइज है, मुझे डर है कि मेरे इंप्लॉइज कहीं मुझे धोखा ना दे दें, मेरा चोरी ना कर ले कुछ सामान, मेरा कैश ना चोरी कर ले। तो मैंने क्या कराया है, इसी विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने अपने इंप्लॉइज के लिए एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, जिसको मैंने बोला फिडेलिटी इंश्योरेंस। विश्वसता पॉलिसी या विश्वसता बीमा भी इसको हम कह सकते हैं। इस इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी और एम्प्लॉयर आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर को यह बोल देती है कि अगर आपके किसी एम्प्लॉय ने आपको धोखा दिया, पैसे की चोरी की, या कोई स्पेशल गुड्स आपकी चोरी हो जाती है तो हम आपको कंपनसेट कर देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर को क्या एश्योर्ड कराती है कि अगर तुम्हें कोई हानि हुई एम्प्लॉइज की वजह से तो हम तुमको कंपनसेट कर देंगे। तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड एम्प्लॉयर ऑन द अकाउंट ऑफ द फ्रॉड, डिसऑनेस्टी एंड एम्बेलिशमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर कोई भी एम्प्लॉय फ्रॉड करता है, ईमानदारी से काम नहीं करता, या पैसे का कुछ गबन करता है, पैसे का घोटाला करता है, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जिस एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस कराया है उसको कंपनसेट कर देगी। मतलब इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयर को कंपनसेट कर देती है। क्योंकि काफी सारी कंपनीज ऐसी होती है जिसके अंदर एम्प्लॉइज स्पेसिफिक कामों में लगे होते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी में एक पर्सन है जिसके ऊपर मैं विश्वास करता भी हूं और नहीं भी, पर उसके पास काफी सारा कैश का काम है या उसके पास काफी सारी वैल्यूएबल गुड्स रहती है, पर मुझे खतरा है कि कहीं वो पर्सन मुझे धोखा ना दे दे, तो मैं क्या कराऊंगा, उस एम्प्लॉय के नेम पे एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लूंगा। तो इसमें क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन मिलती है फेथ के टूटने के बिहाफ पर। मतलब कहीं ना कहीं अगर मेरा विश्वास किसी ने तोड़ा तो उसके खिलाफ मुझे प्रोटेक्शन मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है। तो इसमें एम्प्लॉइज कुछ ऐसे होते हैं जो कैश का काम कर रहे होते हैं या वैल्यूएबल गुड्स
का काम कर रहे होते हैं, जिनके पास वैल्यूएबल गुड्स कंपनी की रहती हैं। हमको डर है कि वो एम्प्लॉइज कहीं कैश की चोरी ना कर ले, कैश का गबन ना कर ले, कैश का घोटाला ना कर ले, या हमारी वैल्यूएबल गुड्स की कुछ हानि ना कर दे। तो इस वजह से, एम्प्लॉइज की वजह से अगर मुझे अब कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? मुझे मतलब एम्प्लॉयर को कंपनसेट कर देती है। इस इंश्योरेंस की कुछ खास बातें होती हैं। सोचकर देखिए, जब हम फायर इंश्योरेंस कराते हैं तो हम बिल्डिंग को देख सकते हैं, गोडाउन को देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के केस के अंदर हम व्यक्ति को देख सकते हैं, पर यहां विश्वास के लिए हमने बीमा कराया है। किसका? विश्वास। ट्रस्ट के नाम पर हमने एक बीमा कराया है। तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जिसको आप महसूस कर सकते हो, ना देख सकते हो, ना छू सकते हो। तो इस इंश्योरेंस की जो सबसे पहला फीचर है वो है कि इंटेंजिबल। इस प्रकार के इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी है ना, वो एक इंटेंजिबल नेचर के लिए होती है। हमने इंटेंजिबल चीज के लिए इंश्योरेंस करवाया है, जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। मेरा जो एम्प्लॉइज के साथ जो मेरा नाता है, जो विश्वास का संबंध है, उसको मैं ना देख सकता हूं, ना छू सकता हूं, पर फिर भी मैंने उस विश्वास के नाम पे क्या कराया है? इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली है। दूसरी जो सबसे खास बात होती है वो ये है, मान लीजिए मैंने अपने एम्प्लॉइज का, इन सारे एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवा लिया। मैंने इन सारे एम्प्लॉइज का क्या कराया? इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लिया, यही वाला इंश्योरेंस। अब मैं चाहता हूं कि इनकी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज करना, इनकी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस में मैं चेंज करना चाहता हूं, जबकि मैंने इनका पहले से इंश्योरेंस करवाया हुआ है। अब इंश्योरेंस करवाने के बाद अगर मैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंज करना चाहता हूं, तो पहले मुझे इंश्योरेंस कंपनी से परमिशन लेनी होगी। इंश्योरेंस कंपनी से परमिशन लिए बगैर मैं इनकी सर्विस के टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। तो यही बात सेकंड फीचर में लिखी हुई है, सर्विस कंडीशंस कांट बी चेंज विदाउट कंसल्टिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी। हम इंश्योरेंस कंपनी से कंसल्ट किए बगैर इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। पहला हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड है हमारा फिडेलिटी इंश्योरेंस, जिसको हम विश्वास के नाम पर करवाया गया इंश्योरेंस भी कह सकते हैं।